आदाब नाजरीन, आप सबका स्वागत है कुछ अनफिल्टर्ड बातें बाय आवाज़ द वॉइस। ये एक छोटी सी कोशिश है आपके फेवरेट से आपको रूबरू कराने की, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है अपने अपने यॉनराज में। और आज हमारे साथ मेहमान खुसूसी हैं सपना मूलचंदानी, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बहुत ही अच्छी शायरा हैं। तो जानेंगे उनका सफ़र कैसा रहा। तो प्लीज़ वेलकम सपना मूलचंदानी। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी और आवाज़ द वॉइस की, जिनके कोशिशों के चलते आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम जानते हैं कि तंगी वक्त था, फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सपना, जानेंगे कि एक इंजीनियर, एक टेक्नो गीक के अंदर एक शायर कैसे बसर कर रहा था, और फिर उस शायरा को आपने कैसे पहचाना और दुनिया तक पहुँचाया। जी, वो एक ऐसा वक्त आया कि मेरा तबादला हुआ था एक शहर से दूसरे शहर काम के सिलसिले में। मेरी जॉब के सिलसिले में मैं एक सिटी से दूसरी सिटी जब आई तो मुझे एक खालीपन महसूस हुआ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इट इज़ समथिंग इनबिल्ट, ये आपके अंदर होता है, लेकिन आपको पहचानने में वक्त लगता है, या एक सही वक्त पर आपको इसकी पहचान होती है। तो उस वक्त मैं अपने जो एहसास थे, जो पोइट्री थी, उसको मैं कागज़ तक लेकर गई। उस सफ़र को वो मैं लिखने लगी, लोगों से शेयर करने लगी, मेरी फैमिली से, मेरे लोगों से, मेरे फ्रेंड्स से शेयर करने लगी। और उसके बाद ये सफ़र आगे चलता गया। उसके बाद ये सफ़र स्टेज तक पहुंचा, उसके बाद और बड़े स्टेजेस तक पहुंचा, और लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, प्यार मिला, एक्सेप्टेंस मिला कि ये सफ़र इस तरह से चल रहा है आज। और फिर माशाल्लाह हम सब जानते हैं कि आपका वो स्टेज का सफ़र टीवी तक भी पहुंचा, तो उसके बारे में हम सब जानना चाहेंगे कि कैसा रहा वो सफ़र, कैसा एक्सपीरियंस था वो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। स्टेज एक अलग एक्सपीरियंस होता है, टीवी अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया उस एक्सपीरियंस को। स्टार्टिंग में मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस हुआ करती थी और आई वॉज़ वेरी शाई, लेकिन धीरे धीरे इस सफ़र के चलते जब ये बदलाव मुझ में आया तो मुझे ख़ुद को बहुत अच्छा लगा, और मैंने बहुत इन्जॉय किया इस टीवी के सफ़र को भी। या टीवी पर मेरे जितने भी कुछ एपिसोड्स आए, कुछ प्रोग्राम्स में, या कई इंटरव्यूज़ या कुछ, तो आज के इंटरव्यू को भी मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा ये जान के। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे जो नई नस्ल आपको देख रही है या जो अच्छा शायर बनना चाहते हैं, तो और आजकल ओपन माइक्स और स्पोकन पोइट्री का दौर है, तो मतलब इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चे कैसे सीखें, और व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज़ यू शुड नो व्हाट यू वांट। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आजकल ये हो रहा है कि जहाँ से आपको लग रहा है कि फेम मिल सकता है या जिस भी तरीके से आप वायरल हो सकते हैं, आप उस तरफ चले जाते हैं बगैर ये सोचे कि क्या आप सच में वो करना चाहते हैं। जस्ट टू गेन फॉलोअर्स और जस्ट टू गेन मोर एंड मोर व्यूज़। तो उस तरह से वायरल होना भी ये है कि वो वक्ती होता है कि आप एक बार हो गए और कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक आप वायरल रहे, और उसके बाद क्या। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अच्छा आर्टिस्ट होना और वायरल होना, दोनों में कंफ्यूजन है आजकल, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे जस्ट अगर हमारे पास अच्छे नंबर्स आएंगे। ये है कि हम खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं कि मुझे वहाँ से व्यूज़ आ जाएंगे या वहाँ से फॉलोअर्स आ जाएंगे, या इस तरह की वीडियो पोस्ट करने से मेरे पास मुझे लोग जानने लगेंगे, तो मैं ये कर लूँ। बट डू यू एक्चुअली वॉन्ट दैट इन लॉन्ग टर्म? जी, तो मतलब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, आपके तो मतलब एक फॉलोअर्स का अकाउंट भी बहुत अच्छा रहा, और आपने अपने रूट्स को भी होल्ड किया, आपने अपना जो करना था वही करा, और उस हिसाब से ऑडियंस बिल्ड करी, तो इट इज़ वेरी अप्रिशिएटिव। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि मतलब आप क्या डिफरेंस देखते हो फेसबुक ऑडियंस में? अगर आपकी फॉलोअर्स की तरफ नहीं होगी, व्यूज़ की तरफ नहीं होगी, अपने काम की क्वालिटी की तरफ होगी, और अगर आप फोकस्ड होंगे ऑन व्हाट यू आर डूइंग, आपको पता होगा कि मुझे करना क्या है और मुझे किस क्वालिटी का काम करना है, और आप हर दिन उस पर मेहनत कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, खुद को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हर दिन आप नया सीख रहे हैं, कल से खुद को आज आप बेहतर बना रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल शाइन वन डे।
एंड यू आर शाइनिंग अनडाउटेडली। तो ये बहुत you. आपने अच्छी बात कही कि अगर हमें सबसे पहले जानना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हमें क्या करना है, और उसके बाद सफ़र आसान होता रहेगा। आप किस मौजू पे ज़्यादा लिखती हैं? मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम लिखने बैठते हैं तो लिख देते हैं, और कुछ ऐसे ख्याल होते हैं जो हम पे ऑटोमेटिकली आते हैं। तो आप किस मौजू पे ज़्यादा लिखती हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई मौजू पर लिख सकता है। ये है कि आप एक कैफियत में होते हैं और उस कैफियत में आपके जो एहसासात होते हैं वो आप बयां करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि आपके क्या तजुर्बात रहे हैं ज़िंदगी में और आप किस कैफियत से गुज़र रहे हैं उस वक्त जब आप लिख रहे हैं, तो वही आपकी शायरी में उतर कर आता है। बेशक आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक तो हम कैफियत बयानी करते हैं जी। मेरा एक ख्याल है इस पे, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कैफियत दिल है जो मेरे अशार में नज़र आती है, यूँ पेशे से मैं शायरा तो नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाई इस चीज़ से। और एक एम्पैथी और एक ऑब्जर्वेशन भी होता है शायर के अंदर कि हम दूसरे को देख के भी महसूस करते हैं कि उसकी क्या कैफियत है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको भी हम ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपनी कैफियत बयां करें, अपने आसपास के लोगों की, अपने जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो सोसाइटी है, वहाँ जब हम लोगों को कभी तकलीफ़ में देखते हैं या कभी उनके एक्सपीरियंसेस, उनके एहसास हमें महसूस होते हैं, तो वो भी शायरी में उतर आते हैं। बेशक। मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रही थी मुझे मालूम हुआ कि आप एक एनजीओ से भी एसोसिएटेड हैं, तो इसीलिए मैंने वो एम्पैथी वर्ड का यूज़ किया, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इट इज़ वेरी अप्रिशिएटिव। तो आप बताइए अपनी एनजीओ के बारे में, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें उस एनजीओ से एक अच्छे कॉज के लिए। जी, ये इस एनजीओ का नाम है रोशनी मूलचंदानी चैरिटेबल ट्रस्ट, और सोशल मीडिया पर या जो लोग इससे जुड़े हैं रोशनी फाउंडेशन के नाम से इसे जाना जाता है। मेरी छोटी बहन का इंतकाल हो गया था एक सड़क दुर्घटना में। आप सभी को पता है कि दुबई में हादसा हुआ था बस एक्सीडेंट में, जब वो ओमान से लौट रही थी तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। एंड शी वाज अ वेरी रिनोन्ड मॉडल ऑफ यूएई। उसने इंडिया को, यूएई को बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर पेजेंट्स में रिप्रेजेंट किया। शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉलीवुड। उसने काफ़ी अच्छे एड शूट्स किए थे, और वो एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर थी दुबई में। एंड शी वॉज जस्ट 22 ईयर्स जब ये हादसा हुआ। तो बहुत कम उम्र में उसने बहुत कुछ हासिल किया और हमें ये सबक दिया कि ज़िंदगी जीने के लिए है, मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। अगले पल का कोई भरोसा नहीं है, तो इस पल में आप जितना ज़िंदगी को जी सकते हैं, जितना बड़ा उसे बना सकते हैं, उतना आपको बनाना चाहिए। तो जब ये हुआ उसके बाद हमने उसके नाम से ये एनजीओ स्टार्ट किया। इसका पर्पस ये था कि हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कमा सकें, लोगों तक मदद पहुंचाकर। जैसा उसका नाम है रोशनी, तो यकीनन वो जिस भी जहां में है उस जहां को रोशन कर रही है, और उसके नाम से हम इस जहां को रोशन करना चाहते हैं जितना हम कर सकते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि कोई इंसान तब तक जिंदा रहता है जब तक उससे मोहब्बत करने वाला इंसान जिंदा रहता है। बेशक। तो आज ज़ाहिरी तौर पर रोशनी हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं जिंदा हूँ, तो कहीं ना कहीं रोशनी भी जिंदा है। बेशक आपने ये बहुत अच्छा मैसेज दिया। मतलब कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आपके घर कर जाती हैं दिल में, और मुझे वो बात आपकी बहुत याद रहेगी ज़िंदगी भर की, जब तक आप ज़िंदा हैं तो रोशनी ज़िंदा है। बेशक। तो मैं ये जानना चाह रही थी किस तरह का काम करती है रोशनी फाउंडेशन? मतलब बेसिक काम जब हमने शुरू किया था तो 20 बच्चों से शुरू किया था। हमने बच्चों को लाकर अपने पास नहीं रखा, उन्हें शेल्टर नहीं दिया, क्योंकि हमने स्लम एरियाज़ अडॉप्ट करने की कोशिश की। क्योंकि हमने देखा कि जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उन तक मदद भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि दे आर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड कि आप जाओ और कुछ देकर आ जाओ या आप उनसे मिलकर आ जाओ इजीली। पीपल प्रेफर दैट, राइट। दे आर लिटिल बिट डिफिकल्ट टू मैनेज। राइट। तो उन बच्चों तक मदद नहीं पहुंच पा रही थी किसी भी तरीके से, और वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। तो ये तो है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाहेगा इस वजह से कि वो उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। तो हमने कोशिश की कि हम स्लम एरियाज़ को अडॉप्ट करें, या स्लम एरियाज़ का हम जितना ख्याल रख सकते हैं, उन बच्चों तक जितनी मदद पहुंचा सकते हैं। तो हज़ारों बच्चे आज हमसे जुड़े हुए हैं जिनका खाना रोशनी फाउंडेशन की टीम
मुहैया कराती है। जी बिल्कुल, अलग अलग सिटीज़ में। ये शुरुआत इसकी अजमेर से हुई थी, फिर जयपुर, और अभी ऐसी कई सिटीज़ हैं जहां बच्चों तक मदद पहुंचाई जा रही है। और फिर अलग अलग कैंपेन्स चलते हैं ये देखते हुए कि उस वक्त उस सीज़न में उन हालात में बच्चों को और उन परिवारों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग भी आजकल फंड रेजर्स के थ्रू और मतलब हम फंड्स दे के समझते हैं कि हमने काम पूरा कर दिया, लेकिन उस चीज़ को ज़रूरतमंद तक पहुंचाना खुद में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं अपील करूंगी उन लोगों से, अगर कुछ वक्त निकाल सकते हैं आप, तो आप जुड़ें ऐसी फाउंडेशन से और जाकर देखें कि क्या ज़रूरत है और उस ज़रूरत हमारी को पूरा टीम करें। जाती है स्लम एरियाज़ में, उन बच्चों तक पहुंचती है, उनके पेरेंट्स से उनके घर जाकर बात की जाती है, समझा जाता है कि उन्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कितनी मात्रा में ज़रूरत है, और वो चीज़ें उन तक पहुंचाई जाती हैं, वो मदद उन तक पहुंचाई जाती है। कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाई जाए। इतना बहुत अच्छा लगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत लोग हमसे जुड़े हैं जी, जिसकी वजह से ये एनजीओ आज इतनी आगे तक पहुंची है। हम अकेले तो नहीं कर सकते थे। और वो ऐसे लोग हैं, जब हम कहते हैं ना कि दुनिया में अच्छाई नहीं है, अच्छाई बेशक है, बिल्कुल है, क्योंकि जब अच्छे लोग अच्छे लोगों से जुड़ते हैं तो कुछ बहुत अच्छा ही होता है और वो बहुत लॉन्ग रन तक चलता है। तो हम अगर इसे आगे प्रोसीड करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ही होगा। जी हाँ, तो अब बहुत बातें हो गई। अब मैं आपसे थोड़ा सा आपकी पोइट्री की तरफ वापस आऊँगी और पूछूंगी कि आपने मतलब पहला कैसे शो शुरू किया था? आपने भी ओपन माइक से शुरुआत करी अपनी जर्नी की, या फिर मतलब कैसे? जी, मैंने बहुत छोटे प्लेटफॉर्म से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस थी, या मैंने कभी माइक पर बोला नहीं था इतने सालों में। मैं हमेशा बचती थी माइक से या पब्लिक अपीयरेंस से। तो ये था कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी पब्लिकली अपीयर होकर और इतनी तादाद में लोग मौजूद होंगे और मैं अपने शेर सुनाऊंगी। तो मुझे मोटिवेशन मिला मेरे फ्रेंड्स से, मेरे सिबलिंग्स से, मेरे भाई बहनों से कि उन्हें जब पसंद आई मेरी शायरी या जो कलाम मेरा था उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि आपको इसके कुछ वीडियोस यूट्यूब पर डालने चाहिए और लोगों तक पहुंचेगा तो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे और लोगों को पसंद आएगा ये कंटेंट। जी जी। तो मैंने वो कोशिश की, वो हिम्मत की। तो पहले उस तरह से वीडियोस डाले और यूट्यूब पर कई लोगों ने उन वीडियोस को पसंद किया, लोग रिलेट कर पाए, कई लोगों ने शेयर किया उन वीडियोस को। तो वहाँ से हिम्मत मिली कि इसे और आगे ले जाया जा सकता है। फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म से शुरुआत की जहाँ पर 30-40 लोग मौजूद थे सुनने वाले, और वहाँ पर पहली बार मैंने अपने शेर पढ़े, लोगों ने पसंद किए। और जाहिर है कि जब आप पहली बार माइक पर होते हैं तो आप बहुत नर्वस होते हैं और बहुत मुश्किल होता है आपके लिए सब कुछ। तो शुरुआत ऐसे ही हुई और फिर धीरे धीरे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती जाती है तो आप कंफर्टेबल होते जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों की जिनसे मुझे एक्सेप्टेंस मिला, मोहब्बतें मिली, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ और जिनकी वजह से मैं कंफर्टेबल हुई स्टेज पर आने में। बेशक आपकी बात सही है कि मतलब सबसे पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, फिर फेथ ज़रूरी है खुद पर कि आप कर सकते हो। जब आपको ये महसूस होता है कि सुनने वाले आपके अपने हैं, वो आपके लिए आए हैं, वो आपको सुनने आए हैं, वो आपको जज करने नहीं आए हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। और ऐसे लोग ढूंढना, अपनी ऑडियंस बिल्डअप करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है, इतना आसान नहीं होता। तो मैं आपसे बस ये जानना चाह रही थी कि अब आप जो फ़र्क देखती हैं मतलब जैसे पहले में और अब में, तो अब आप अपने आप को बेहतर यकीनन समझती होंगी, तो आपको क्या महसूस हुआ कि स्टेज पे आपने जाके कुछ सीखा, या फिर? हम हर जगह से सीखते हैं। मैं आज यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख कर जाऊँगी, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो टीवी शोज़ हों। हर जगह हमें एक नया एक्सपीरियंस देती है और नया लेसन भी देती है। मैंने आपसे ये सवाल असल में इसलिए पूछा क्योंकि लोग अक्सर बड़े मंच की तलाश में रहते हैं, तो मैं वही मेरा था पॉइंट ब्रिंग अप करना कि मंच कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मंच ऑडियंस सब जगह एक से होती है। इट इज़ जस्ट कि आपको बेस्ट यूज़ करना है उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को। और मुझे लगता है आपको समझना भी ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा मंच ठीक है। जी, वो जाकर ही समझ आएगा होना चाहिए, आपको कहाँ होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। बेशक। और कहाँ नहीं होना चाहिए ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। जी, हर जगह मौजूद नहीं होना है। सही आपने हर जगह नहीं, मतलब कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। जी।
तो आप कुछ सुनाइए अपना, हम सब सुनना चाहेंगे आपका लिखा हुआ, कोई आपका पसंदीदा जी 2-3 शेर। अभी हमने एनजीओ की बात की जी, तो मुझे जहन में 2-3 शेर आते हैं जो मैं रिलेट कर पा रही हूँ रोशनी से और एनजीओ से, कि रोशनी कोई नजर समझे। जब भी बच्चों को दावत पर बुलाया है, मेरे घर मेरा बचपन लौट आया है। वाह वाह। जब भी बच्चों को दावत पर बुलाया है, मेरे घर मेरा बचपन लौट आया है। उसी की याद में पौधा लगाया था, उसी का रंग इन फूलों में आया है। बहुत उम्दा। ये मेरी जिंदगी का आखिरी गम था, वो मेरी जिंदगी का आखिरी गम था, उसी ने मुझको खुश रहना सिखाया है। बहुत उम्दा, बहुत गहरा शेर है, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया जी। आपको एक और गज़ल सुना दें, क्योंकि हम चाह रहे हैं जितना ज़्यादा सुन लें आपको उतना ही हमारी खुशनसीबी होगी। जी 2-3 शेर मैं और सुनाती हूँ कि नए शेर मेरे जो हुए हैं। आगे की ठोकरों से बचाकर चला गया, एक शख्स मेरे रास्ते में आकर चला गया। आगे की ठोकरों से बचाकर चला गया, एक शख्स मेरे रास्ते में आकर चला गया। जिसको कभी भुला न सकी एक पल भी मैं, वो मुझको एक पल में भुला कर चला गया। वाह वाह। वो दर्द के दवा के दिलों के सवाल पर, वो दर्द के दवा के दिलों के सवाल पर, गालिब का एक शेर सुनाकर चला गया। वाह वाह। वैसे सपना, आपने ये जो एक बात कही है, ये बहुत आजकल आम हो गई है कि लोग दूसरों के शेर पर वाह 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 कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी रातें काली कर रहे हैं, अपने शेर कह रहे हैं, और उनको वो मेन स्ट्रीम अटेंशन नहीं मिल पा रही। इस पे आप क्या कहेंगी? अपना अपना शौक है। कई लोगों को शायरी पढ़ने का शौक है जी, वो लोग शेर याद रखते हैं, और आजकल शौक है लोगों को वीडियोस बनाना, रील्स बनाना उस शायरी पर। और वो भी अच्छी बात है कि आप पुराने शायरों को, शायरात को ज़िंदा कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके शेर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। और अगर आप में ये सलाहियत है कि आप अपने शेर कह सकते हैं, और जो लोग अपने शेर कह रहे हैं उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो वो एक अलग काम है, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अब दूसरों का पढ़कर अपना कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो हाँ। इस पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो दूसरों का, और ऐसा होता आया है, मुझे नहीं लगता कि इसको रोका जा सकता है। जी। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ये अच्छी बात है कि अगर आपने कोई शेर कहा है और आपकी ऑडियंस है, आपके लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता है कि ये शेर किसका है। तो वो आपकी आर्ट को बहुत महफूज भी रखते हैं, वो जाकर कमेंट भी कर देंगे कि ये हमने इनका सुना हुआ है। तो ये एक प्रॉज है सोशल मीडिया का, अगर तमाम कॉन्स हैं तो ये एक बहुत अच्छाई है। तो हम आपको, जैसे हमारे जो फेलो पोएट्स हैं, हम मुशायरों में सुनते हैं या वीडियोस देखते हैं, या सोशल मीडिया के जरिए उनकी शायरी हम तक पहुंचती है, और फिर कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि किसी ने रैंडमली उनका शेर पढ़ के, या शेर भी लोग सही नहीं पढ़ते। जी। दिक्कत ये भी है वो शेर वजन में भी नहीं रहता जब वो पढ़ते हैं, तो लोग पढ़ के उस शेर को कैसे भी अपने तरीके से पोस्ट कर देते हैं अपने नाम से। तो हमें तो पता होता है कि शेर है किसका, उसको आजकल और सही शेर है क्या। उसको इंस्पायर्ड बोलते हैं, जब थोड़ा सा ट्वीक कर पेश कर दिया और कह दिया कि ये हमारा है। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन लोग समझदार हो गए हैं जी इस दौर में। उन्हें पता है कि सही शेर क्या है और सही शेर किसका है, किसने शेर कहा है। इसका क्रेडिट सोशल मीडिया को ही जाता है। ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, और सोशल मीडिया की ही देन है कि ऑडियंस स्मार्ट है। ज़हीन हो गए लोग जी, माशाल्लाह। और रहें ज़हीन तो अच्छी बात है, क्योंकि अफसोस जब होता है जब एक डिज़र्विंग कैंडिडेट को उस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। बस इतना है कि जिसने जो मेहनत करी है उनको उनका सही हक मिले। बिल्कुल। बाकी तो हम आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दोनों ही, मतलब
अगर मैं कहूँ तो यू आर वेरी वर्सेटाइल, लाइक आप अपना इंजीनियरिंग वाला पार्ट है उसको भी होल्ड कर रहे हो, आप अपनी जॉब भी कर रहे हो, आप एनजीओ भी देख रहे हो, आप पोइट्री भी कर रहे हो, तो मतलब वी कैन डू एवरीथिंग इन दिस वन लाइफ। जो लोग कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है या हम ये नहीं है, तो हम चाहें तो हम बहुत जिंदगी कुछ एक कर ही है, सकते हैं। जो करना है इसी में करना है बेशक। तो आप कुछ और मैसेज देना चाहती हैं अगर आवाज़ द वॉइस के थ्रू? तो हम आवाज़ द वॉइस का मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपके ज़रिए हमारी बातें, हमारे मैसेजेस लोगों तक पहुँच रहे हैं। और मेरी तरह बहुत से आर्टिस्ट यहाँ पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे, और उनसे भी आप लोगों को रूबरू करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। तो बहुत मुबारकबाद आपको भी, और मेरी बहुत दुआएं हैं इस चैनल के साथ, आपकी पूरी टीम के साथ, कि आपका ये सफ़र बहुत कामयाब रहे। बहुत शुक्रिया। असल में हमारी सिर्फ ये कोशिश है कि जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर्स, क्योंकि जब नंबर्स बढ़ जाते हैं तो सब आपको बुलाते हैं, सही है, तो बस वो काम पहुँचे दुनिया तक, उनकी आवाज़ पहुँचे, उन्होंने वो चीज़ कैसे अचीव करी है, वो कैसे एक मोटिवेशनल चीज़ बन सकती है उन बच्चों के लिए। ये बात आपने सही कही कि दुनिया को आपकी सक्सेस दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे जो एक तवील सफ़र है जी, जिसमें आपने बहुत सी तकलीफ़ें सही हैं, बहुत सी मुश्किलात आई हैं, वो लोगों को नहीं पता होता उसके बारे में। असल में ना तो वो लोग बताते हैं और ना ही इंटरव्यूज में जनरली पूछा जाता है, सब सक्सेस की ही बात करते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है कि यू जस्ट सी द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, तो वही बात हो रही है जी। तो हमने आपसे इसीलिए पूछा कि किस तरह के चैलेंज, मतलब फैमिली सपोर्ट आपको मिली, शुरू से मिली? नहीं, शुरू से तो नहीं मिली, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है उसमें आपका साथ कोई नहीं देता, उसमें सिर्फ वो होता है जी। तो आपको सपोर्ट तब मिलता है जब आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करने लगते हैं जी। बिल्कुल। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली की कि अब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है हर तरह से मेरे हर काम में। तो आगे भी अब तो आपको हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है, आप अच्छा काम करती रहें और वो सब तक पहुंचता रहे। तो बस इसी के साथ आज का, मुझे ऐसा ये भी लगता है शारिका कि आपकी नीयत का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपकी अगर नीयत अच्छी है तो हमेशा आपको साथ मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि नीयत साफ मंजिल आसान। और अगर आपकी नीयत इतनी अच्छी है कि आपका, मैं जितना महसूस कर पाई हूँ कि आप आर्ट को प्रमोट कर रहे हो, आप अच्छा काम करना चाह रहे हो, आपको नहीं है व्यूज़ और ट्रेंड्स की फिक्र, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप हमेशा शाइन करोगे। नीयत ये भी कि आप चाहे किसी का बुरा नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप बुरी नीयत रख रहे हैं जी, तो वो भी आपको आगे बढ़ने से रोकती है। वो भी एक बुरा थॉट प्रोसेस है ना, वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वो आपके रास्ते बंद करती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप जो दूसरों के लिए चाहते हैं वो पहले आपको मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जी। बेशक। ठीक है सपना, बेहद शुक्रिया, जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू। तो आज आप लोगों ने सुना सपना मूलचंदानी को, और हम अगली बार फिर मिलेंगे किसी खुसूसी मेहमान के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।